हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम जो कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं वो शास्त्री प्रथम खंड हेतु जो है वो उसके लिए उपयुक्त है। कल हम लोगों ने शास्त्री प्रथम खंड के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बारे में कुछ अध्ययन किया था। आज हम अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के इतिहास की जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें उसके अभिलेखों से ही मिलती है और अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने का कार्य अशोक ने किया था, जिसकी प्रेरणा उसको ईरानी शासक डेरियस दारा प्रथम से मिली थी। अशोक के बहुत सारे अभिलेख जो हैं वो अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उसको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक बार पुनः दोहरा लें। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रे टी पैंथेलर के द्वारा की गई थी और इसकी संख्या जो है वो 14 है। एक बात और हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है: ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेयिक। आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि के अभिलेख जो हैं वो अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से एवं शेष साम्राज्य से जो है वो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, भाषा उसकी पाली और लिपि जो है वो ब्राह्मी का प्रयोग किया। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि 3 लिपियों में भी अभिलेख उसके मिलते हैं: ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेयिक। ग्रीक भाषा एवं लिपि का अभिलेख कंधार से प्राप्त हुआ है। 2 भाषाओं का जो शिलालेख है ग्रीक आर्मेयिक वो सारेकुना कंधार से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मानसेहरा एवं सहवाजगढ़ी से खरोष्ठी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो हमने बताया कि सबसे पहले इस शिलालेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में पाद्रे टी पैंथेलर जो है उसने की थी और 1837 ईस्वी में जो इसके 14 शिलालेख मिले हैं उसको सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप को जाता। हालांकि जेम्स प्रिंसेप ने लेखों के देवनाम प्रिय जो लिखा हुआ था अशोक के बारे में, उसका नाम देवनाम प्रिय, उसकी पहचान उसने सिंघल श्रीलंका के राजा तीस से कर डाली। लेकिन ये देवनाम प्रिय जो है वो अशोक का ही नाम उसमें डाला गया है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो उसके बारे में हम एक बार जान लें। जैसे सहवाजगढ़ी से, इसकी खोज 1836 ईस्वी में और ये खरोष्ठी लिपि का है। दूसरा है मानसेहरा, ये भी खरोष्ठी लिपि में है। फिर गिरनार में है तीसरा, ये ब्राह्मी लिपि का। धौली, कालसी, जौगढ़, सोपारा और एरगुड्डी, ये जो अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि के हैं। पेशावर में अशोक के शिलालेख जो है वो पेशावर नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की सेना का एक फ्रांसीसी अधिकारी था जिसने इसकी खोज की। हजारा जो कठियावाड़ जूनागढ़, पुरी उड़ीसा, इसके अलावा देहरादून उत्तर प्रदेश, गंजाम आंध्र प्रदेश, थाने महाराष्ट्र का, करनूल आंध्र प्रदेश, इन सारे जगहों से जो है सो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। धौली एवं जौगढ़ के जो अभिलेख हैं उसको पृथक कलिंग प्रज्ञापन भी कहा जाता है। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। लघु शिलालेख भी हैं। लघु शिलालेखों के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख भी कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें शिलालेख जैसे एरगुड्डी, ये करनूल आंध्र प्रदेश का है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक का, सिद्धपुर ये भी कर्नाटक का, जटिंग रामेश्वर ये भी कर्नाटक में, गोवी मठ
कर्नाटक में। मास्की, जिसकी खोज 1915 ईस्वी में बीडन द्वारा किया गया था, ये आंध्र प्रदेश में है। गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। भब्रू, बैराट, ये जयपुर राजस्थान में है। इसके अलावा सहस्राम जो बिहार में है, वहाँ भी इसके लघु शिलालेख मिले हैं। इसके जो स्तंभ लेख हैं, इसकी कुल संख्या 7 है, जो 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, पहले ये कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपड़ा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। तीसरा दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था यह स्तंभ लेख, लेकिन फिरोज शाह के द्वारा ही यह दिल्ली लाया गया। इसकी खोज 1750 ईस्वी में वही पादरे टी पैंथेलर ने ही की थी। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। लौरिया राज और लौरिया नंदनगढ़, ये 3 जो है, रामपुरवा, लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, ये तीनों बिहार के चंपारण में हैं। लघु स्तंभ लेख भी हैं। इन लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है। सांची, जो सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघभेद रोकने का आदेश दिए हुए है। सांची में है ये लघु स्तंभ लेख, जो रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौशाम्बी हुआ, रुमिनदेई नेपाल की तराई में। इसके अलावा निगलीवा, और निगलीवा जो नेपाल में ही है, और रानी का स्तंभ लेख वो इलाहाबाद के किले में है। तो इन अभिलेखों के द्वारा, जिसमें कि ये स्तंभ लेख है, इसके अलावा जो है सो अन्य जो शिलालेख हैं, तो इन सारे चीज़ों से जो है हमें अशोक के बारे में, अशोक के जो जीवन था, जीवन जो शासनकाल रहा था, वो किस तरह से उसने भेरी घोष का त्याग करके धम्म घोष को अपनाया, धर्म प्रचार के लिए महामात्यों की नियुक्ति की, तो इन सबों की जानकारी जो है वो साहित्यिक स्रोत के रूप में तो अर्थशास्त्र है, या फिर जो अन्य उस समय के समकालीन थे उनके ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, लेकिन इन अभिलेखों से हमें और भी ऑथेंटिक रूप से जानकारी मिलती है, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख इत्यादि हैं। अब इन शिलालेखों में जो वर्णित विषय है उस पर थोड़ा सा हम एक बार नज़र डाल लें। जैसे पहला शिलालेख जो है अशोक का, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो 14 शिलालेख का हमने जिक्र किया है, जो अलग अलग जगहों से मिला है, उसके पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा है। दूसरे में अशोक जो है मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है, यानी दोनों के स्वास्थ्य जो है वो सही रहे, स्वस्थ रहें, उसकी व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा, इसमें राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख जो है उसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा है। 5वां जो शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी उस शिलालेख से मिलती है, 5वें शिलालेख से। छठा शिलालेख, उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसके अलावा जो 7वां और 8वां शिलालेख है उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख है उसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख है उसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो हैं वो हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। 11वां शिलालेख जो है उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वां शिलालेख जो है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचार के सम्मान की बात भी कही गई है। तो हम यहाँ देखते हैं 12वां शिलालेख जो है वो हमें इस चीज़ की जानकारी देती है कि महामात्रों की नियुक्ति पुरुष और स्त्रियों दोनों की जाती थी। जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, और इसी युद्ध के बाद जो है उसने धम्म घोष को अपना लिया था, भेरी घोष को त्याग करके, और उसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। साथ ही उसमें उस समय के जो पड़ोसी राजा थे अशोक के, मगध के, उसका भी वर्णन उसमें 13वां शिलालेख में मिलता है। 14वां शिलालेख जो है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसके शिलालेख में बहुत सारी बातों का वर्णन है, और उसके माध्यम से हमें उस समय की जानकारी मिलती है। जो
अशोक का जो धम्म है, जिसमें अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता के पालन की बात कही, उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा जो है राहुलोवाद सुत से ली गई है, जिसमें कहा गया है अपासिन्वे बहुकथाने दयादाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, अर्थात अति भोग से मुक्ति, बहुकल्याण, दया, दान, सत्य एवं शौच ही धर्म है। तो आज हमने अशोक के शिलालेखों के बारे में जाना, उसके स्तंभलेख गुहालेख के बारे में जाना। अब अगले क्लास में जो शास्त्री प्रथम खंड का क्लास जब होगा तो उसमें हम मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।